ये घटना 2015 के नवंबर महीने की है, जब सर्दियों की शुरुआत हो रही थी। कहानी है समीर की, जो पुणे महाराष्ट्र के पास एक छोटे से कस्बे जुनार में टैक्सी चलाता था। समीर करीब 30 साल का मेहनती लड़का था, जिसकी अपनी छोटी सी फैमिली थी, पत्नी और एक प्यारी सी बेटी। रात में काम करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि दिन भर की कमाई परिवार के खर्चों के लिए काफ़ी नहीं होती थी। उस रात समीर चुनार के मेन बस स्टैंड पर अपनी वैन में बैठा हुआ था। आखिरी सवारी का इंतज़ार कर रहा था वो। रात के 11:15 बज चुके थे और ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। बस स्टैंड अब लगभग सुनसान हो चुका था। समीर ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। तभी बस स्टैंड के अंधेरे कोने से एक आदमी बाहर निकला। वो देखने में बहुत मामूली था, करीब 50-55 साल का, सफ़ेद कुर्ता पायजामा और सिर पर एक टोपी। उसका चेहरा इतना उदास था कि समीर को एक पल के लिए दया आ गई। उस आदमी ने समीर की वैन को रुकने का इशारा किया। समीर ने गाड़ी रोकी। जैसे ही वो आदमी पिछली सीट पर बैठा, समीर को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे पुरानी मिट्टी और बासी फूलों की मिली जुली गंध के साथ हो। कहाँ जाना है बाबूजी? समीर ने पूछा। उस आदमी ने धीमी, लगभग फुसफुसाहट वाली आवाज में कहा, मुझे आगे छोड़ दो, बस 101 किलोमीटर तक ही ले चलो। समीर ने तुरंत जवाब दिया, 101 किलोमीटर? यहाँ से 101 किलोमीटर पर तो शिरडी पड़ता है। क्या आपको शिरडी जाना है? यात्री ने ना तो हाँ कहा और ना ही ना। उसने सिर्फ इतना कहा, वहां पहुंचकर मैं तुम्हें बता दूंगा, चिंता मत करो, तुम्हें पूरा किराया मिलेगा, बस चलो। समीर थोड़ा हिचकिचाया। इतनी रात को शिरडी का रास्ता सुनसान होता था और ये यात्री बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन पैसों की जरूरत ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। ठीक है बाबूजी, समीर ने कहा और मीटर ऑन कर दिया। वैन चल पड़ी। जुनार से शिरडी का रास्ता सुनसान और घुमावदार है। जैसे ही वो शहर की सीमा से बाहर निकले, सड़कों पर घना अंधेरा छा गया। समीर ने पीछे मुड़कर यात्री को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो यात्री पूरी तरह से खामोश बैठा था। उसने रास्ते में एक भी शब्द नहीं कहा। करीब आधे घंटे बाद समीर को लगा कि उसे थोड़ी बात करनी चाहिए। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को, और यहाँ क्या कर रहे थे? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। समीर ने फिर पूछा, बाबूजी सब ठीक तो है ना? इस बार यात्री की आवाज आई, जो अब पहले से भी ज्यादा धीमी थी। चलो, बस चलते रहो। समीर को अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद यात्री बीमार है या किसी परेशानी में है। उसने आवाज तेज की और रेडियो ऑन किया। रेडियो पर कोई पुराना भक्ति गीत बज रहा था, लेकिन जैसे ही भक्ति गीत शुरू हुआ, समीर को पिछली सीट से एक हल्की सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई कपड़ा फट गया हो। और तभी वैन के अंदर एक असहनीय ठंडक महसूस हुई। भले ही रात ठंडी थी, लेकिन ये ठंडक बिल्कुल अलग थी, जैसे बर्फ की तरह। समीर ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। ठंडक धीरे धीरे कम हुई, लेकिन समीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने सोचा कि ये सब उसका वहम है,
उसने अपनी नज़र सड़क पर टिकाई और तेज स्पीड में गाड़ी चलाने लगा ताकि जल्द से जल्द ये 101 किलोमीटर की दूरी तय हो जाए। समय बीतता गया। समीर ने घड़ी में देखा, करीब रात के 2 बज चुके थे। वो यात्री अभी भी खामोश था। समीर ने एक मोड़ लिया और सामने की सड़क पर अपनी हेडलाइट की रोशनी डाली। सामने एक मील का पत्थर था जिस पर मराठी में लिखा था शिरडी 10 किलोमीटर। समीर ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर यात्री से पूछा, बाबूजी शिरडी बस 10 किलोमीटर दूर है, क्या आपको मंदिर के पास छोड़ना है? कोई जवाब नहीं आया। समीर ने फिर पूछा, बाबूजी? अभी भी कोई जवाब नहीं। समीर को गुस्सा आने लगा। उसने गाड़ी धीमी की और फिर जोर से बोला, बाबूजी आपका स्टेशन आने वाला है, अब तो कुछ बोलिए। अचानक समीर को लगा कि पिछली सीट से कोई आवाज नहीं आ रही है। अजीब सी खामोशी थी। समीर ने अपनी टॉर्च उठाई और पिछली सीट की तरफ घुमाया। पिछली सीट पूरी तरह से खाली थी। समीर का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने ब्रेक लगाया जिससे टायर जोर से जमीन पर घिसटे। उसकी वैन सड़क के बीचों बीच रुक गई। उसने टॉर्च की रोशनी पूरी वैन में घुमाई। आगे की सीट, पीछे की सीट, दरवाजे, यात्री कहीं नहीं था। ये कैसे हो सकता है? समीर ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसने दरवाजा खोला और डर के मारे बाहर निकल आया। वो सड़क पर खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा और सुनसान जंगल। उसने जल्दी से पिछली सीट का दरवाजा खोला और अंदर झुक कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर वैन के मीटर पर पड़ी। मीटर पर ठीक 101 किलोमीटर की रीडिंग दिखाई दे रहे थे। समीर अब डर से कांप रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगा। उसे सब कुछ किसी फिल्म की सीन की तरह महसूस हो रहा था। उसे लगा कि वो पागल हो रहा है। तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए वो शिरडी पहुंचा। यहाँ थोड़ी भीड़ थे जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। उसने शिरडी पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी रोकी और तुरंत अंदर जाकर सारी बात बताई। पुलिस वालों ने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया, पर उन्हें लगा कि समीर या तो नशे में है या किसी सदमे में है। एक हवलदार ने कहा, तुम जुनार वापस जाओ समीर, ज्यादा रात हो गई है इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। हवलदार ने उसे चाय पिलाई और शांत होने को कहा। समीर जब थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी वैन के मीटर की रीडिंग और यात्री के गायब होने पर जोर दिया। हवलदार ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने साथ वैन को चेक करने के लिए बाहर आया। जैसे ही हवलदार ने वैन के पिछले दरवाजे खोले, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वैन की पिछली सीट पर जहां यात्री बैठा था, ठीक उसी जगह पर खून का एक गहरा पुराना धब्बा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जोर से सीट पर सिर पटक दिया हो। हवलदार डर गया। उसने तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाया। अगली सुबह पुलिस ने जुन्नार और शिरडी के बीच के 101 किलोमीटर के रास्ते पर छानबीन करनी शुरू कर दी। उन्होंने समीर के यात्री का हुलिया पूछा। समीर ने बताया कि वो 50-55 साल का था, सफ़ेद कपड़े पहने था और बहुत शांत था। जांच में पता चला कि लगभग 10 साल पहले उसी 101 किलोमीटर के रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे
जिसमें कई लोगों की मौत हो गए थे। मरने वालों में एक 52 साल के व्यक्ति भी थे जिनका नाम हरि भाव था। हरि भाव शिरडी में अपने बीमार बेटे से मिलने जा रहे थे। उनकी पहचान कपड़ों और होलियों से की गई थी। सफेद कुर्ता पैजामा और सिर पर टोपी। लेकिन सबसे भयानक खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने समीर के मीटर की रीडिंग चेक की। समीर के मीटर में जहां यात्री बैठा था वहां तक की दूरी ठीक 101 किलोमीटर थे और वो दुर्घटनाग्रस्त चुनार से ठीक 101 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी समीर ने जिस यात्री को बैठाया था वो कोई और नहीं बल्कि एक शापित आत्मा थी जो उस दुर्घटनाग्रस्त में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा को मोक्ष पाने के लिए उसी रूट पर 101 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी थे। पुलिस ने समीर को मानसिक तौर पर ठीक होने के लिए कुछ दिन की छुट्टी दे दी। खून का धब्बा साफ कर दिया गया और समीर ने अपनी टैक्सी बेच दी। वो अब रात में काम नहीं करता था और कोशिश करता था कि उस घटना के बारे में कम से कम सोचे। लेकिन वो 101 किलोमीटर का अनुभव समीर की आत्मा में बैठ गया था। वो रात को सो नहीं पाता था। उसे अक्सर अपने कानों में वही धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज सुनाई देती थी, चलो बस चलते रहो। समीर की पत्नी नेहा ने देखा कि समीर बदल गया है। वो हर वक्त डरा हुआ और चुपचाप रहता था। उसने समीर को बहुत समझाया और उसका इलाज करवाया, लेकिन समीर की मानसिक शांति छिन चुकी थी। एक रात समीर अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। हवा में वही पुरानी अजीब सी महक आई, पुरानी मिट्टी और बासी फूलों की। समीर ने तुरंत चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि वो कौन था। धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज उसके कान में आई, यात्रा पूरी हो गई, अब तुम मेरी यात्रा शुरू करो। समीर कांप उठा। वो उठकर भागने ही वाला था कि तभी उसे छत की मुंडेर पर, जहां से वो बस स्टैंड देख सकता था, वो यात्री खड़ा दिखाई दिया। वही सफेद कुर्ता पैजामा और टोपी। समीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी और पड़ोसी ऊपर भागे। वो जब छत पर पहुंचे तो समीर जमीन पर बेहोश पड़ा था। समीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे सामान्य बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि समीर सदमे में है। जब समीर कुछ दिनों बाद होश में आया तो उसने अपनी पत्नी नेहा से सिर्फ एक ही बात कही, नेहा, मेरा मीटर बंद मत करना, मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। समीर आज भी चुन्नार में रहता है। उसने अपनी जिंदगी सामान्य कर ली है। वो दिन में काम करता है और रात में घर आता है, लेकिन गांव के लोग आज भी फुसफुसाते हैं कि समीर की आंखों में एक अजीब सी चमक है और वो अक्सर अकेला बैठकर किसी से बात करता रहता है। कभी कभी आधी रात को चुन्नार से शिरडी जाने वाली सुनसान सड़क पर कुछ लोगों ने एक पुरानी मारुति ओमनी वैन को तेजी से गुजरते देखा है, जिसकी पिछली सीट पर कोई बैठा नहीं होता। वैन के मीटर पर हर रात ठीक 101 किलोमीटर की रीडिंग दर्ज होती है। क्या हरि भाव की आत्मा ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी, या उसने समीर को अपनी अगली यात्रा का सारथी लिया है? ये आज तक
कोई समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उसका नाम केतन था। उस पर आरोप था कि उसने 4 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया है। जब उसे तिहाड़ लाया गया तो उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो जेल नंबर 4 में एंटर हुआ, उसकी चाल धीमी पड़ गई। उसने पहली बार जेल की हवा सूंघी। चारों तरफ कैदी थे, हर चेहरा अलग, हर नज़र में कुछ छुपा हुआ। फिर वो पहुंचा जेल की कैंटीन में, जहां कुछ पुराने कैदी उसे घूरने लगे। एक आदमी था, केशव। वो हंसते हुए बोला, क्या किया है तूने? 4 लोगों का कत्ल, ऐसा पुलिस कहती है। केतन ने जवाब दिया। उस पर सभी हंसे, पर फिर केशव धीरे से बोला, भाई, यहाँ कोई भी तुझे जीने नहीं देगा। यहाँ कोई भी भरोसे लायक नहीं है। यहाँ हर कोई अकेले में रहना पसंद करता है। खुद पे रह, वरना तुझे मार डालेगा कोई। केतन ने बात तो मान ली, लेकिन असली डर उसे तब लगा जब उसे बताया गया कि उसे सेल नंबर 205 में रखा गया है। सब एकदम चुप हो गए। पीछे से फिर वही आवाज आई, केशव की। सेल नंबर 205 है? बस अब तो तेरी फांसी तय है भाई। शाम के करीब 5 बजे केतन को उसके सेल तक ले जाया गया। जेल नंबर 4 वैसे भी एक डार्क, डरावनी जगह थी। एकदम पत्थर की दीवारें, कोई रोशनी नहीं। 1993 में तो और भी बुरा हाल था। जैसे ही वो सेल में पहुंचा, उसने देखा सामने एक पत्थर का बिस्तर और उस पर कोई बैठा था। नाम क्या है तेरा? अंधेरे में से आवाज आई। केतन। और आपका? जुनैद। जुनैद ने धीमे धीमे उसे बताया, आधी रात को आंखें मत खोलना। जो भी हो, किसी आवाज के पीछे मत जाना। कोई छुए तो घबराना मत। जो हो रहा है सह लेना, बस आंखें मत खोलना। केतन थोड़ा घबरा गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया उसे। रात हुई, खाना खाया, दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। आधी रात केतन की नींद खुली। वो पानी पीने उठा, देखा जुनैद अपने बिस्तर पर नहीं था। डर लगा, सलाखों की तरफ गया तो देखा दरवाज़ा खुला था, जेल का दरवाज़ा। उसने सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो भागते हुए बाहर गया और हवलदार को बोला, कुछ है अंदर, कोई मुझे मारने वाला है। हवलदार ने जाकर देखा, दरवाज़ा तो लॉक था और जुनैद वहीं सोया था। फिर जुनैद उठकर बोला, मैं कहाँ जाऊंगा यार, ताला बंद है। लेकिन केतन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बोला, तू वहां नहीं था, मैं सब देख रहा था। तू गायब था। तूने बोला था आंखें मत खोलना, फिर भी मैंने खोली। शायद मुझसे कोई गड़बड़ हो गई। अगले दिन भी केतन थका हुआ लग रहा था। उसने केशव से बात की तो वो हंसने लगा। देख गया ना भूत, बोला था तुझे सेल नंबर 205 में कुछ गड़बड़ है। केतन वापस सेल में गया और सो गया, लेकिन जब आंख खुले तो रात हो चुकी थी। मैं तो बस चाय पी कर आया था, इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? तो जुनैद बोला, अभी खाना खा के 10 मिनट ही तो हुए हैं, पागल हो गया है क्या? फिर आधी रात को केतन ने देखा कोई खड़ा है जेल के बाहर। उसका चेहरा जला हुआ, वो चीख रहा है, उसे बुला रहा है। वो डर के मारे कंबल में घुस गया,
चिल्लाने लगा और यही सिलसिला रात भर चलता रहा। कभी हंसना, कभी चिल्लाना, कभी पागलों जैसी बातें। अगली सुबह जब हवलदार आया तो केतन की लाश पड़ी थी। जुनैद करवट लेकर फिर से सो गया, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि यही होना था। असल बात यह थी कि जुनैद कोई नया कैदी नहीं था, वो सालों से जेल नंबर 4 में था। उस पर अपने ही परिवार की हत्या का आरोप था और जुनैद को था एक खतरनाक मानसिक बीमारी, स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसे अकेलापन पसंद था, इंसानों से नफरत थी और वो बहुत चालाक था। उसने केतन को डर के झांसे में लिया, उसे रात को खाना दिया जिसमें उसने मिला दिया था एक खतरनाक ड्रग, डीएमटी। डीएमटी एक ऐसा ड्रग है जो इंसानों को भ्रम में डाल देता है। 30-40 मिनट के ट्रिप में ऐसा लगता है जैसे दिन बीत गए हों। डर, दर्द, भूतिया आवाजें सब असली लगते हैं। केतन उस डर में फंस गया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और फिर उसने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। आवाज श्यामलाल के ठीक सामने से ही आ रहे थे। श्यामलाल टॉर्च से रोशनी करके देखता है कि कौन व्यक्ति इतनी रात गए, इतनी सर्दी में रात में बाहर घूम रहा है। अरे भाई, कौन है वहां पर? और इतनी रात को बाहर कौन घूम रहा है? श्यामलाल टॉर्च से उस आदमी की तरफ रोशनी करता है। उस आदमी ने काला कोट, सर पर हैट और हाथ में ब्रीफ केस ले रखा था। देखने में कोई मुसाफिर लगता था। उम्र 40 से ज्यादा नहीं होगी। वो श्यामलाल को देखकर उसकी तरफ तेजी से आता है। अरे भैया, मैं अल्बर्ट यहाँ सेक्टर 7 में रहता हूँ। बाहर से आया था, रात की ट्रेन थी, अभी घर पहुँचा ही था कि देखा कि चाबी जेब में है ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, ट्रेन से उतरने से पहले मैंने चाबी को अच्छे से चेक किया था और टैक्सी में बैठते समय भी चाबी मेरे पास ही थी। पता नहीं कहाँ चली गई, बस उसी को खोज रहा हूँ और फिर यहाँ पहुँचा। यहाँ कौन सा सेक्टर है भाई साहब? वो आदमी हाँफते हुए श्यामलाल को अपनी समस्या बताता है। अरे भाई, आराम से, पहले अच्छे से सांस ले लो, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या बताया तुमने? कहाँ रहते हो तुम, कौन से सेक्टर में? श्यामलाल ने पूछा। जी, मैं सेक्टर 7 में रहता हूँ। आप यहाँ पर चौकीदार हैं? मैंने आपको आज पहली बार देखा है। क्या? सेक्टर 7? ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ 1 हफ्ते से चौकीदारी कर रहा हूँ। मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ 6 ही सेक्टर हैं और जहाँ तुम खड़े हो वो 6ठा सेक्टर है। यहाँ 7वां सेक्टर कहाँ से आ गया? अरे भैया, इस कॉलोनी में 7 सेक्टर है, क्या आपको नहीं पता? और क्या ये 6 सेक्टर है? काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। हो सकता है अंधेरे की वजह से पहचान में नहीं आ रहा हो। खैर, अभी मुझे मदद की ज़रूरत थी और आप इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं मेरे घर की चाबी ढूंढने में। मुझे शक है कि चाबी इसी कॉलोनी के आसपास ही गुमी है। अच्छा, चलो ढूंढते हैं तुम्हारे घर की चाबी। रात में एक अनजान मुसाफिर की मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है। पहले ये बताओ कि तुम रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पैदल ही आए हो या फिर टैक्सी में आए थे? श्यामलाल ने अल्बर्ट से पूछा। भैया, मैं रेलवे स्टेशन से टैक्सी करके चौराहे तक पहुँचा। टैक्सी वाले ने चौराहे तक ही छोड़ा क्योंकि कॉलोनी के अंदर जाने तक वो काफ़ी ज़्यादा किराया मांग रहा था। तो मैंने चौराहे तक टैक्सी की और उसके बाद मैं पास ही के चर्च पर गया वहाँ प्रार्थना करने। ओह हाँ, हो सकता है कि चर्च पर चाबी रह गई हो, अल्बर्ट ने उत्साहपूर्वक कहा। तो फिर बात खत्म हो गई ना, चलो चर्च चलते हैं। वैसे भी इस कॉलोनी में आसपास कोई चर्च है नहीं। तुम कौन से चर्च की बात कर रहे हो?
खैर इस समय तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है, चलो चलकर ढूंढते हैं तुम्हारी चाबी। फिर वो आदमी जिसका नाम अल्बर्ट बताता है श्यामलाल को चर्च की तरफ ले जाता है। आसपास कोई चर्च नजर नहीं आ रहा था, मगर श्यामलाल ने जब थोड़ा और कदम आगे बढ़ाए तो फिर वो लोग एक चर्च में पहुंचते हैं। श्यामलाल हैरान रह जाता है। क्या बात है, इतना बड़ा चर्च, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी इस इलाके के आसपास कोई चर्च नहीं देखा था। हालांकि मैं एक हफ्ते से इस कॉलोनी की पहरेदारी कर रहा हूँ, पर मैं पहले भी इस कॉलोनी के आसपास से गुजर चुका हूँ और इस इलाके से तो अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मगर इतना बड़ा चर्च मेरी नज़र में क्यों नहीं पड़ा। अरे भैया, ये चर्च तो यहाँ कब से है। इस शहर का सबसे पुराना चर्च है, जो सिर्फ 5 साल का था मैं तभी इस चर्च का बना था। पहले पहले ये चर्च इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर इसको बाद में बड़ा बनाया गया। श्यामलाल काफ़ी आश्चर्य हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उन दोनों को वहाँ पर उनकी चाबी भी मिल गई। अल्बर्ट और श्यामलाल वापस चर्च से बाहर निकले। अल्बर्ट ने उसे बताया कि वो रूम नंबर 13 में रहता है, सेक्टर 7, रूम नंबर 13। अल्बर्ट ने श्यामलाल को उसके घर चलने को कहा। उसने कहा कि वो उसे कॉफ़ी बनाकर पिलाएगा। श्यामलाल ने बहुत मना किया, मगर अल्बर्ट माना ही नहीं। वो कह रहा था कि श्यामलाल ने उसकी मदद की है, वो इतना तो उसके लिए कर ही सकता है। श्यामलाल के बहुत मना करने के बावजूद भी जब अल्बर्ट नहीं माना तो फिर वो दोनों अल्बर्ट के कमरे की ओर चल दिए। अल्बर्ट चलते चलते अपने घर में पहुंचा। श्यामलाल ये देखकर हैरान था कि वो सेक्टर 7 में खड़ा था और वहीं पर अल्बर्ट का घर भी था। अल्बर्ट श्यामलाल को अंदर बुलाता है और फिर उन्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाता है। कॉफ़ी पीकर श्यामलाल वहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद सुबह वापस वो अपने घर आते हैं और फिर अगले दिन ड्यूटी जब पहुँचते हैं तो फिर वहाँ के लोगों से अल्बर्ट के बारे में कहते हैं। एक आदमी था अल्बर्ट, पिछली रात मिला था, बड़ा अच्छा आदमी था। उसकी चाबी खो गई थी, सेक्टर 7 में ही रहता है और आप लोगों ने तो कहा था कि 6 ही सेक्टर हैं, मगर यहाँ तो 7 सेक्टर है ना। तो इस पर वहाँ के लोगों ने कहा, क्या 7 सेक्टर? नहीं, यहाँ पर 6 ही सेक्टर हैं। कहीं तुम उस अल्बर्ट की बात तो नहीं कर रहे जो कोट पहने हुए था और फिर टोपी भी लगाए हुए था? वो तुम्हें चर्च में लेकर गया होगा। इस पर श्यामलाल ने कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? जिस पर वहाँ के लोगों ने कहा, दरअसल अल्बर्ट यहाँ पर बहुत पहले रहा करता था, जब यहाँ पर 7 सेक्टर हुआ करते थे। 7वें सेक्टर पे उसका घर था। अल्बर्ट बहुत अच्छा आदमी था, मगर एक दिन एक हादसे में अल्बर्ट मारा गया अपने ही घर में। कहते हैं कि उस दिन के बाद से यहाँ पर अल्बर्ट की आत्मा भटकती रहती है, मगर वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। वो हमेशा नए लोगों को मिलती है और फिर उनसे बातचीत करती है और फिर दोबारा उन्हें कभी नहीं मिलती। ये सुनकर तो श्यामलाल के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो अल्बर्ट सच में था या फिर कोई आत्मा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।